Good morning, dear students. I hope you all are safe and you must have gone through the previous videos also. So, in that addition, today we are going to study some other basic accounting terms as this is the third part of the second chapter, Basic Accounting Terms. So, starting with today's topic, one of the basic terms, actually, they are not one, there are two different terms, capital receipt and revenue receipts. So capital receipts are the receipts which causes reduction in the value of assets or increase in the value of liabilities, whereas revenue receipts are the receipts which neither leads to reduction in the value of assets or increase in value of liabilities. अब actually ये है क्या? Capital receipts as we all know, receipts means that we are receiving something, means we are receiving money. तो अब हमने मनी रिसीव किया। जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं वो ऐसे रिसिप्ट्स होती हैं जिनको रिसीव करने पर, यानी कि वो एक टाइप का पैसा है, मनी है, व्हेन यू आर रिसीविंग इट, उसका जो सोर्स होता है वो सोर्स होता है या तो अपने एसेट्स को बेच दिए हैं, यानी रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स है और वहाँ से आपके पास पैसा आया, यानी आपने रिसीव करा है, या फिर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच दी। अब इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए एसेट होती है बिकॉज कंपनी ने कहीं पे पैसा लगाया हुआ है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल लीड टू इनफ्लो ऑफ मनी, यानी आपके पास पैसा आया, यू हैव रिसीव समथिंग, तो आपके पास रिसिप्ट्स हुई। लेकिन एट द सेम टाइम इट हैज़ रिड्यूस्ड योर एसेट ऑल्सो, यानी आपकी एसेट्स भी क्या हो गई हैं, कम हो गई है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब सेम वे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, यानी कैपिटल एसेट्स के केस में। अब इन केस सपोज अ फर्म ऑब्टेन्स अ लोन, फर्म ने लोन लिया। अगर फर्म ने लोन लिया तो उसमें उस कंडीशन में क्या होगा, अगेन आपके पास मनी आया क्योंकि आपने लोन लिया, लेकिन एज यू हैव ऑब्टेन्ड अ लोन देन विल लीड टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, यानी कि कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, आपके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आपको अपने ऑब्लिगेशंस पूरे करने होंगे। यू हैव टू पे बैक दैट मनी, मींस द प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसे कैपिटल एसेट बोलेंगे, यानी कि अगर पैसा आया है, एसेट्स रिड्यूस हो गई हैं तो भी वो कैपिटल एसेट है। अगर पैसा आया है और लाइबिलिटीज बढ़ गई हैं उसकी वजह से, तो अगेन इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। अब बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स की। रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होती हैं वो ऐसा पैसा होता है, ऐसे सोर्स से आया हुआ पैसा होता है जिससे ना तो आपकी एसेट्स पे कोई फर्क पड़ता है और ना ही आपकी कोई लाइबिलिटीज पे। अब रेवेन्यू का मतलब एक्चुअली क्या होता है? रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच इज रिसीव्ड थ्रू द सेल ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, बेचती है, उसके थ्रू जो उनके पास पैसा आ रहा है, दैट इज रेवेन्यू। लेकिन यहाँ पे जो रेवेन्यू रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि भाई ऐसा पैसा जिसके आने से ना तो आपकी वैल्यू ऑफ एसेट्स रिड्यूस हो और ना ही आपकी लाइबिलिटीज, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है, गुड्स जो मैंने बोला रेवेन्यू के फॉर्म में। तो अगर फर्म अपने गुड्स को बेचती है, यानी कि द गुड्स इन विच द फर्म इज डीलिंग, जो प्रोडक्शन उन्होंने किया है वो, तो उसको जब वो सेल करेंगे तो उस सिचुएशन में उनके पास मनी आएगा, लेकिन उनकी ना तो कोई एसेट्स ऐसे रिड्यूस होगी और ना ही उनकी कोई लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी। देन कैपिटल रिसिप्ट के केस में जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं दे आर शोन इन द बैलेंस शीट आइदर एज इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जो यानी कि आपकी इंक्रीज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो, या फिर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज के फॉर्म में वो शो होगी बैलेंस शीट में। अगर बात करिए जाए रेवेन्यू रिसिप्ट्स की, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग पी एंड एल, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो आपका मतलब ट्रेडिंग पी एंड एल एक साथ बनता है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसके क्रेडिट साइड में आप इस चीज़ को शो करेंगे। Examples of capital receipts and revenue receipts are: first, in case of capital receipts, amount received from the sale of fixed assets। मैंने भी बताया था कि इन केस जैसे इन्वेस्टमेंट्स अगर बेची हमने, फिक्स एसेट सेल करी हैं, उस कंडीशन में दे विल बी टर्म्ड एज कैपिटल रिसिप्ट। तो अगर आपने कोई भी फिक्स एसेट सेल करी है तो उससे जो मनी रिसीव हुआ है दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स की अगर बात करें तो मनी रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, आपने अपने जो गुड्स प्रोड्यूस करे थे उनको सेल करा, तो वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, बिकॉज उससे आपके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, ना ही आपकी कोई एसेट्स रिड्यूस होंगी। सिमिलर वे में कैपिटल रिसिप्ट्स के केस में द अमाउंट रिसीव्ड बाय द वे ऑफ लोन, अगर आपने लोन लिया है, मैंने एग्जांपल आपको दिया था, अगेन इट विल लीड टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट के केस में कमीशन और फी रिसीव फॉर द सर्विसेज, अगर आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं एंड फॉर दैट यू आर चार्जिंग फी, आपने कुछ भी रिसीव किया है कमीशन, तो दैट विल बी टर्म्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स।
Then moving on to next example, capital receipts के केस में capital contributed by proprietor, that is owner, proprietor owner को ही बोलते हैं हम, partner और capital raised through any source, किसी भी सोर्स के थ्रू अगर कैपिटल रेज करिए, देयर आर डिफरेंट सोर्सेज, आप शेयर्स इशू कर सकते हैं, आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं या लोन ले सकते हैं, तो कुछ भी अगर है तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स का पार्ट बनेगा। इन केस ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करी हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है या डिविडेंड, अब ये डिविडेंड भी शेयर्स में मिलता है। इन शेयर्स जो होते हैं टोटल कैपिटल के स्मॉल डिनोमिनेशन होते हैं, ये कंपनी अपनी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है एंड देन पीपल उसको खरीदते हैं सो दैट दे कैन इन्वेस्ट, आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है और कंपनी को जो है कैपिटल मिल जाती है। तो इन दैट केस अगर आपको कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड उसमें मिल रहा है तो अगेन इट विल बी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंडिचर। Expenditure means any payment for receiving benefits or any transfer of cash, property or incurring liability for the purpose of acquiring goods or services। यानी कि आपने कोई भी अगर पेमेंट किया है जिससे कि आपको आगे बेनिफिट्स मिलेंगे तो वो आपका एक्सपेंडिचर है। अगर सेम वे में अगर आपने कोई कैश ट्रांसफ़र किया या कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है या कोई लाइबिलिटी भी इवन बेयर करी है और पर्पस उसके पीछे का ये है कि आप कुछ गुड्स या सर्विसेज को एक्वायर कर रहे हैं, अगेन इट विल बी टर्म्ड एज एक्सपेंडिचर्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। एक्सपेंडिचर की जो 3 कैटेगरीज हैं वो हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। So now we'll be studying what is capital expenditure. So capital expenditures are any expenditure which is done on increasing the value of fixed assets is termed as capital expenditure। यानी कोई भी ऐसा पैसा जो आपने खर्च किया है जिससे आपकी फिक्स एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। फिक्स एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब कि आप एक्वायर कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं अमाउंट स्पेंट ऑन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यानी आपने जो भी अमाउंट खर्च किया है या तो बिल्डिंग आपने परचेज करी है बिजनेस के लिए वो, या फिर आपने कंस्ट्रक्शन करा बिल्डिंग का तो उसके लिए जो पैसे आपने खर्च करें अगेन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ प्लांट, प्लांट का मतलब जो फैक्ट्री सेटअप होता है आपका पूरा जहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं दैट इज कॉल्ड प्लांट। तो अगर आपने प्लांट परचेज किया अगेन इट इज अ फिक्स एसेट्स, तो वो जो पैसा खर्च हो रहा है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड सेम वे में फर्नीचर एक्सेट्रा, फर्नीचर भी अगर आप फर्म के लिए खरीदते हैं तो इट इज अ फिक्स एसेट्स एंड then again it will be termed as capital expenditure। So अगर हम आगे बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनसे बेनिफिट्स हमें लॉन्ग रन में मिलता है। यानी अगर हमने मशीन परचेज करी है तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट लॉन्ग रन में मिलेगा। बिल्डिंग परचेज करी है अगेन उसका जो हमें बेनिफिट मिलेगा दैट विल बी इन लॉन्ग रन। सेकेंड पॉइंट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। These expenditures does not result in increase in capacity of the business or the benefit of such expenditures ends in one accounting year only। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जिनसे प्रोडक्शन कैपेसिटी में जो फर्म की कैपेसिटी होती है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और साथ ही साथ इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो सिर्फ 1 साल के लिए ही होते हैं। यानी कि इन अकाउंटिंग ईयर जो है वो 1 ईयर का होता है, तो उस 1 साल के अंदर उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी ऑफ अ वर्कर, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एट्सेट्रा। सैलरी ऑफ अ वर्कर तो आपको हर महीने उसको सैलरी देनी पड़ेगी, आप उसको एडवांस भी एक साथ अगर पूरे साल की सैलरी दे देंगे तो भी वो जो बेनिफिट है आपको जो मिल रहा है वो 1 साल में एंड हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर अगेन यू विल हैव टू पे द सैलरी टू द वर्कर। सेम वे में रेंट भी जो होता है अगर आप एडवांस रेंट भी पे कर दें तो भी उस सिचुएशन में 1 ईयर का रेंट अगर आपने पे करा है तो 1 ईयर बाद आपको अगेन रेंट पे करना पड़ेगा। सेम वे में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के साथ भी है कि दे आर रिकरिंग इन नेचर, तो ये चीज़ आपको पे बार बार करनी पड़ती है। उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, इसीलिए दीज आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बिकॉज इससे फर्म की प्रोडक्शन कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो द थर्ड टाइप इज deferred revenue expenditure। Deferred revenue expenditure means, deferred means something which is being done in future. Deferred revenue expenditure means these are the expenditures which are revenue in nature but benefit of which is likely to be derived over a long period of time। यानी कि 3 to 7 years में इसका बेनिफिट आपको मिलता है। और वैसे ये रेवेन्यू नेचर के होते हैं। रेवेन्यू नेचर हमने पढ़ा था अभी कि रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं उनका बेनिफिट जनरली 1 साल में ही एंड हो जाता है, लेकिन इसके केस में क्योंकि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो प्रेजेंट में आप एक्सपेंडिचर करते हैं
लेकिन बेनिफिट आपको उसका फ्यूचर में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो एग्जाम्पल है वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कैसे है। एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट में जो भी पैसा खर्च होता है उसका बेनिफिट फॉर्म को फ़ौरन नहीं मिलता है, यानी कि इमिडिएटली नहीं मिलता है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल एक सिंपल सा ये है कि सपोज अगर आपका कोई भी फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है जो आपका फेवरेट है, आप उसे प्रेफर करते हैं और वो किसी ब्रांड को एंडोर्स कर रहा है, यानी कि वो किसी ब्रांड के पर्टिकुलरली किसी भी चीज़ के ऐड में आते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आज आपने ऐड देखा और आप अभी फ़ौरन जाएंगे एंड आप शॉपकीपर से जाके वो सामान परचेज करके ले आएंगे। इट विल टेक टाइम एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो एक्सपेंडिचर होता है कंपनी की एस्टिमेशन कर लेती है कि पर्टिकुलरली इस पर्सन को या इस ऐड को बनाकर हमें कितना बेनिफिट मिलेगा और कितना ओवर पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा। यानी कि सपोज मैंने एक ऐड बनाया और मैंने कहा 4 साल की जो है वो लाइफ है, एक्सपेक्टेड जो लाइफ आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि इसके बेनिफिट जो मिलेगा मुझे 4 इयर्स के बाद 4 इयर्स तक मिलेगा। तो ये एक्सपेंडिचर जो है मेरा हर साल मैं टोटल एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर लूँगा 4 से एंड राइट ऑफ करते जाऊँगा अगेंस्ट माई प्रॉफिट्स। तो दिस इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मीन सच एक्सपेंडिचर्स विच आर डन इन प्रेजेंट बट बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, तो उसको हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप कि आज के कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। Thanks for watching the video.